तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पुजारी महादेव। आज मैं आप लोगों को जो टॉपिक सिखाने वाला समझाने वाला उस टॉपिक का नाम है लेवी एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स। और आज हम लोग उसका पहला सम सॉल्व करने जा रहे हैं, वो है क्वेश्चन नंबर 2। तो देखो क्या लिख के दिया। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन गिवन टू यू मिस्टर श्याम, कंप्यूट द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सर्विसेज and goods and service tax payable for the month. All amount given are excluding the goods and service tax. तो यहाँ पे जितने भी अमाउंट आपको लिख के दिया है तो किसी भी अमाउंट में जीएसटी का पैसा इंक्लूड नहीं है, ठीक है। तो बस अभी हम लोग को इसके अंदर क्या करना है कि कौन सी चीज़ें टैक्सेबल है, कौन सी चीज़ें नॉन टैक्सेबल है, वो आइडेंटिफाई करना है। अगर वो आइडेंटिफाई करने आ गया तो समझो सब कुछ आ गया। तो देखो क्या लिखे थे, द कमीशन अर्न ऑन टोल रिसिट। तो हमने टोल रिसिट जमा किया और उसके ऊपर हमें कमीशन मिल रहा है। तो आपको याद रखना है कि ये एक्स्ट्रा कोई काम हो गया। तो कोई एक्स्ट्रा काम करने के लिए अगर आपको कोई एक्स्ट्रा कमीशन अगर पैसा आपको मिल रहा है तो वो चीज़ें टैक्सेबल हो जाती है। जैसे देखो यहाँ पे मैंने लास्ट टाइम पे आपको एक पॉइंट बताया था। देखो टोल रिसीव फ्रॉम हाईवे, तो हाईवे से अगर आप टोल रिसीव करने का काम करो तो उस वाले केस में आपको जीएसटी वीएसटी पे करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन इसके अलावा टोल रिसीट से कुछ भी कहीं से भी 2 पैसा अगर आपके पास आ रहा है तो फिर वो आपके लिए क्या बन जाएगा, टैक्सेबल बन जाएगा। इसलिए कमीशन अर्न ऑन टोल रिसीट ये आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे लिखे थे ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस ऑफ अ शुगर। ओके, तो मैं ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस प्रोवाइड करो शुगर को। तो शुगर एक फाइनल प्रोडक्ट है या रॉ मटेरियल है? तो अगर देखेंगे तो शुगर एक फाइनल प्रोडक्ट है और फाइनल प्रोडक्ट के ऊपर अगर आप किसी टाइप का कोई भी सर्विस अगर आप प्रोवाइड कर रहे हो तो भी क्या हो जाता है, टैक्सेबल हो जाता है। अगर यहाँ पे ऐसा लिख के दिया रहता द ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस ऑफ अ शुगर कैन, तो शुगर कैन एक रॉ मटेरियल हो गया, कच्चा माल हो गया। तो कच्चे माल के ऊपर अगर आपने कोई भी टाइप का सर्विस अगर प्रोवाइड किया रहेगा तो फिर वो नॉन टैक्सेबल हो जाएगा। बट शुगर एक फाइनल प्रोडक्ट है और फाइनल प्रोडक्ट के ऊपर अगर आपने किसी भी टाइप का ट्रांसपोर्टेशन सर्विस प्रोवाइड किया तो वो टैक्सेबल की कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक है। फिर आगे लिखा था सर्विसेज ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर बाय रोप वे अगर आप लोगों ने कभी अगर किसी पहाड़ी इलाके में अगर आप लोग घूमने फिरने के लिए गए हैं तो बाय ट्रेन से सफ़र करो, बाय रेलवे से सफ़र करो, ये मेट्रो से सफ़र करो, मोनो रेलवे से सफ़र करो, ट्रामवे से सफ़र करो, ये सारी की सारी चीज़ें नॉन टैक्सेबल होती है। लेकिन अगर आप रोप वे से अगर आप सफ़र कर रहे हो एक जगह से दूसरी जगह, इसका मतलब आप घूमने फिरने के पर्पज़ से बाहर निकले हो। और जब कोई इंसान घूमने फिरने के पर्पज़ के लिए बाहर निकलता है, इसका मतलब गवर्नमेंट ऐसे समझते है कि उसके पास 2 पैसा ज़्यादा है इसलिए घूमने फिरने के लिए निकला है, तो हम इसको क्यों छोड़े, तो उसके ऊपर गवर्नमेंट हमसे जीएसटी वसूल करेगी। इसलिए रोप वे एक टैक्सेबल होगा। बाकी अगर समझो कि बाय एयर आप सफ़र कर रहे हो तो वो भी टैक्सेबल है एयर टिकट के ऊपर। लेकिन अगर आप बाय रेलवे सफ़र कर रहे हो, रेलवे, तो समझो कि आप जनरल क्लास में सफ़र कर रहे हो, स्लीपर क्लास में सफ़र कर रहे हो, तो जनरल क्लास स्लीपर क्लास नॉन टैक्सेबल होता है। लेकिन आप फर्स्ट टायर मतलब फर्स्ट एसी के जितनी भी कोचेस होती है, फर्स्ट टायर, सेकंड टायर, थर्ड टायर अगर में सफ़र कर रहे हो तो वो टैक्सेबल हो जाता है। मतलब जहाँ पे आपका सफ़र एकदम आरामदायक होता है, जहाँ पे आप एक्स्ट्रा पैसा पे करने के लिए रेडी होते हो, तो इसका मतलब गवर्नमेंट ये समझती है कि आपके पास 2 पैसा ज़्यादा है तो आप इजीली उसके ऊपर जीएसटी आसानी से पे कर सकते हो, चूचा नहीं करोगे। तो इसलिए रोप वे भी उस कैटेगरी में आता है। तो याद रखना, तो रेलवे हो गया बाय, अगर आप मीटर कैप से अगर सफ़र करते हो, मीटर कैप जो जैसे काली वाली टैक्सी होती है उसमें भी आपने सफ़र किया रहेगा तो नॉन टैक्सेबल होता है। फिर मोनो रेल हो गया, फिर मेट्रो हो गया, फिर ट्रामवे हो गया, ये जितने भी वो सब नॉन टैक्सेबल से एक्सेप्ट रोप वे जो होगा वो आपका टैक्सेबल हो जाएगा। तो रोप वे टैक्सेबल की कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक है। फिर कहानी में आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट लिख के दिए कुरियर सर्विसेज। तो कुरियर किसी भी टाइप का अगर आप कुरियर सर्विस प्रोवाइड करोगे तो आपको उसके ऊपर टैक्स पे करने की ज़रूरत है, तो ये भी टैक्सेबल वाला सर्विस है। वेरी इंपॉर्टेंट 5th वाला लिख के दिए द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ चार्जेस फ्रेट कलेक्टेड पर ट्रिप वॉज ₹1200। तो फ्रेट का मतलब होता है आने जाने का खर्चा। तो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस अगर पर ट्रिप आप अगर 1500 से कम अगर चार्ज कर रहे हो, 1500 रुपये से कम अगर पैसा चार्ज करोगे तो वो आपका नॉन टैक्सेबल की कैटेगरी में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो फ्रेट कलेक्टेड पर ट्रिप कितना है 1200,
और गवर्नमेंट ने लिमिट क्या बना के रखा है, नॉट मोर देन ₹1500। 1500 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बट ये तो 1200 के अंदर ही है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, नॉन टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे लिखा था कोचिंग MBA एंट्रेंस एग्ज़ाम। तो आप MBA के बच्चे लोग का एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करो, उसकी कोचिंग प्रोवाइड कर रहे हो, तो कोचिंग जितनी भी रहती है वो क्या होती है, टैक्सेबल होती है, तो ये टैक्सेबल की कैटेगरी में आ जाएगा। कमीशन फ्रॉम एक्टिंग अ कमीशन, ओके, कमीशन एजेंट ऑफ अ कंज्यूमर गुड्स। तो कंज्यूमर गुड्स मतलब खाने पीने की चीज़ें, मतलब एग्रीकल्चर वाला गुड्स नहीं है, बाकी दूसरा गुड्स है, जैसे कोलगेट हो गया, मैगी हो गया, साबुन हो गया, घी हो गया, मतलब जो भी फटाक से कंज्यूम करने वाली जो भी चीज़ रहेगी, अगर उस टाइप का आपने किसी को सर्विस प्रोवाइड कर उसके ऊपर आपको कमीशन अर्न हो रहा है, तो फिर वो टैक्सेबल की कैटेगरी में आ जाएगा। अगर यहाँ पे एग्रीकल्चर लिख के दिया रहता ना, तो फिर वो नॉन टैक्सेबल होता, बट कंज्यूमर गुड्स लिख के दिए तो फिर वो टैक्सेबल हो जाएगा। फिर आगे लिखा था रॉयल्टी फ्रॉम परमानेंट ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेडमार्क। तो ये बेसिकली आपको जो भी सर्विस लिख के दिया रहेगा वो टैक्सेबल ही होता है। तो लिखा है कि आपने अपने ट्रेडमार्क को परमानेंटली किसी को ट्रांसफ़र कर दिया, बेच दिया, ठीक है, तो आपने सेल कर दिया, तो ये ना ही कोई एग्रीकल्चर एक्टिविटी है, ना ही कोई सोशल कॉज वाली एक्टिविटी है, यहाँ पे आप 2 पैसा कमाने वाला हो, इसलिए टैक्सेबल कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है, फिर आगे लिखा कैरिड आउट द सर्टन प्रोसेस एज अ जॉब वर्क। ओके, तो आप जॉब वर्क कर रहे हो विच डिड नॉट अमाउंट टू मैन्युफैक्चरर। तो यहाँ पे ये जो वर्क किया जा रहा है वहाँ पे आप किसी चीज़ को मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे हो, जब किसी को आप काम करके दे रहे हो, तो किसी को काम करके देंगे तो ये टैक्सेबल हो जाएगा। आगे लिखा है द कमीशन फॉर एक्टिंग अ क्लियरिंग एंड द फॉरवर्डिंग एजेंट। तो कमीशन आपने अर्न किया फॉरवर्डिंग एजेंट, तो ये भी आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगा। फिर कमीशन फॉर एक्टिंग कमीशन एजेंट फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। ओके, तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के अलावा जो कुछ भी होगा वो टैक्सेबल होगा, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होगा तो नॉन टैक्सेबल हो जाएगा, तो ये भी नॉन टैक्सेबल। द टोल रिसीव फ्रॉम हाईवे ऑफ मुंबई टू पुणे। तो मुंबई से पुणे के लिए आपने टोल रिसीव क्या जमा किया हाईवे से, तो इस टाइप की अपनी सर्विस प्रोवाइड किया है, तो वो भी नॉन टैक्सेबल आएगा। लेकिन इसके ऊपर अगर कमीशन रिसीव्ड हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। बस, तो आपको याद रखना। फिर फाइनली बोला है कि GST रेट ऑल दी सप्लाई मे बी एज्यूम टू बी 18%, तो आपको 18% का GST भी कैलकुलेट करके देना। ठीक है, इसको सॉल्व कैसे करना है मैं आपको करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने फॉर्मूला बना लिया। क्वेश्चन नंबर 2, कंप्यूटेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ सप्लाईज सीरियल नंबर पर्टिकुलर सी के रुपीज़ बनाए। तो जो लिख के दे मैं लिख लेता हूँ। तो सबसे पहला मुझे लिख के दिया है द कमीशन ऑन टोल रिसिप्ट्स। तो टोल रिसिप्ट के ऊपर अगर आपने कमीशन अर्न किया तो वो टैक्सेबल हो जाता है, तो जो भी टैक्सेबल वाला रहेगा उसका वैल्यू यहाँ पे रिकॉर्ड कर देंगे 96,000। नेक्स्ट लिख के दिए द ट्रांसपोर्टेशन चार्ज। नेक्स्ट लिख के दिया है ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस ऑफ शुगर। तो शुगर एक फाइनल प्रोडक्ट हो गया, तो फाइनल प्रोडक्ट के ऊपर अगर आपने किसी भी टाइप का सर्विस प्रोवाइड किया रहेगा वो टैक्सेबल होगा। लेकिन अगर वही रॉ मटेरियल होता, अगर यहाँ पे शुगर कैन लिख के दिया होता ना, तो फिर ये नॉन टैक्सेबल होता, बट ये टैक्सेबल हो जाएगा 48,000 टैक्सेबल। तो जो टैक्सेबल रहेगा उसको रुपीज़ लिख देने का। नेक्स्ट लिखा है सर्विसेज ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर बाय रोपवे। तो रोपवे मतलब घूमने फिरने वाली चीज़ें रहती हैं, तो टूरिज़्म पर्पज़ ऐसा समझो, इसलिए वो टैक्सेबल हो जाएगा। बाकी जैसे ट्रामवे से अगर आप घूमोगे, मोनो रेल होगा, मेट्रो होगा, रेलवे होगा, बाय रोड होगा, तो इस वाले केस में नॉन टैक्सेबल होगा। तो ये टूरिज़्म पर्पज़ समझो, इसलिए टैक्सेबल होगा। नेक्स्ट लिख के दिए कुरियर सर्विसेज। तो जितनी भी कुरियर सर्विसेज रहती है सबके ऊपर आपको GST पे करना पड़ता है, सर्विस टैक्स पे करना पड़ता है, एक्सेप्ट बेसिक मेल सर्विस। अगर जो रहेगा बेसिक जो चीज़ रहेगी वो नॉन टैक्सेबल। और कुरियर सर्विस यहाँ पे कोई स्पेसिफिक किया नहीं है, तो आप कुरियर सर्विस ले रहे तो ये स्पेशल सर्विस में आ जाएगा, इसलिए टैक्सेबल हो जाएगा। 5th लिख के दिया है द ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस लिखा है द फ्रेट कलेक्टेड पर ट्रिप
पर ट्रिप वॉज ₹1200 और इसका लिमिट क्या है, नॉट मोर देन ₹1500। अगर आप पर ट्रिप 1500 से कम अगर चार्ज करोगे, 1500 से कम, तो वो नॉन टैक्सेबल की कैटेगरी में आता है, इसलिए नॉन टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट लिख के दिया है कोचिंग MBA एंट्रेंस एग्ज़ाम, कोचिंग ऑफ MBA एंट्रेंस एग्ज़ाम। तो कोचिंग जो भी सर्विसेज रहती है वो टैक्सेबल होती है। 28,000 जो भी टैक्सेबल रहेगा उसका वैल्यू ऐसे लिखते जाना। फिर 7th वाला लिख के दिया है कमीशन फ्रॉम एक्टिंग अ कमीशन एजेंट। तो कोई भी कमीशन एजेंट वाला रहेगा ना, ऐसा याद रखो कि उसकी जो भी सर्विसेज रहती है वो टैक्सेबल होती है। तो कमीशन एजेंट किसका है, कंज्यूमर गुड्स का है। ओके, तो एग्रीकल्चर गुड्स होता है तो नॉन टैक्सेबल होता है, उसके अलावा कंज्यूमर गुड्स, कैपिटल गुड्स, अगर ऐसा कुछ भी लिख के दिया रहता है तो वो टैक्सेबल हो जाता है। तो ये टैक्सेबल इसलिए 36,000 यहाँ पे आ जाएगा। आगे 7th हुआ, नेक्स्ट 8th में हमें क्या लिख के दिया है, जस्ट तो 8 लिख के दिया है रॉयल्टी फ्रॉम परमानेंट ट्रांसफर ऑफ ट्रेडमार्क 24,000। नेक्स्ट 9th carried out certain process as job work 84,000 टैक्सेबल है ये भी। नेक्स्ट कमीशन फ्रॉम एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस्ड नॉन टैक्सेबल है, तो नॉन टैक्सेबल आ जाएगा। नेक्स्ट टोल रिसीट्स फ्रॉम हाईवे से आप टोल रिसीव कलेक्ट करने का काम करते हैं तो 60,000 आपको पे करने की ज़रूरत नहीं। सॉरी, ये भी नॉन टैक्सेबल है। एक कौन सा नहीं लिखा, लास्ट कमीशन वाली जो भी एक्टिविटी रहती है वो सब टैक्सेबल होते हैं, ऐसा याद रखो बस। कमीशन फ्रॉम एक्टिंग एज ए क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट, आप क्लियर करने का काम करते हो और आगे बढ़ाने का काम करते हो, उसका आपने कमीशन कलेक्ट किया 1,20,000 हो गया। तो टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाईज, तो सबको ऐड कर देता हूँ मैं, फिर आपको बताता हूँ कितना आंसर आता है। 24,000 प्लस 84,000 प्लस 1,20,000 प्लस 96,000 प्लस 48,000 प्लस 1,32,000 प्लस 1,44,000 प्लस 28,000 प्लस 36,000, तो 7,12,000 आंसर आता है इसका। 7,12,000, 7,12,000। अब इसके ऊपर GST पे दें,
जीएसटी पेएबल, तो पहला है सी जीएसटी @ 9%, तो 7,12,000 का 9% इंटू 9%, 6480। फिर उसी तरह एस जीएसटी @ 9%, वही सेम 7,12,000 का 9%, 64,080 हो गया। और इस तरह आपकी झोली में 10 मार्क्स 15 मार्क्स जितने भी मार्क्स होगा, ये तो 15 मार्क्स का सम था, तो 15 मार्क्स आ जाएगा। तो इस तरह आपको सम को सॉल्व करना है। तो बोलेंगे सर इतनी सारी चीज़ें हम लोग को कैसे याद रहेगी, तो मोस्ट ऑफ द केस में ऐसे ही होता है कि एक दो आपका गलत हो सकता है, लेकिन बाकी जो आपने 10 मेहनत किया, जैसे ये आपका आंसर गलत आ गया, जीएसटी गलत आ गया, तो इसका एक दो मार्क्स जाएगा, लेकिन बाकी आपने जो टैक्सेबल नॉन टैक्सेबल लिखा है ना, उसका मार्क्स आपको ज़रूर मिलेगा ऐसा। इसलिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2A। अब इसमें क्या लिख के दिया है कि मिस्टर अशोक इज अ चार्टेड अकाउंटेंट, प्रोवाइड यू दी फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। तो फर्स्ट हमें डेटा लिख के दिया है कि रिसीव्ड फीस फॉर अकाउंटिंग वर्क फ्रॉम क्लाइंट्स। तो क्लाइंट्स के लिए हमने अकाउंटिंग वर्क किया था, उसके ऊपर हमें फीस रिसीव्ड हुआ है। तो आपको माइंड में ये सेट करना है कि आप किसी को किसी भी टाइप का सर्विस प्रोवाइड करोगे, वो सारी की सारी सर्विसेज क्या होगी, टैक्सेबल होगी। तो ये टैक्सेबल में आ जाएगा। फिर आगे लिखा फीस रिसीव फ्रॉम ऑडिट वर्क मिस्टर राम एंड कंपनी। तो राम एंड कंपनी के लिए ऑडिट वर्क करे, क्योंकि चार्टेड अकाउंटेंट का बेसिक काम तो वही है, इसलिए वो भी टैक्सेबल हो जाएगा। द रिसीव रेंट फ्रॉम मिस्टर राजू फॉर रेंटिंग कमर्शियल शॉप। तो कमर्शियल पर्पज जो भी रहेगा वो भी टैक्सेबल होगा। द सैलरी अर्न बाय वर्किंग एज अ लेक्चरर ऑफ RS डिग्री कॉलेज। तो इसको सैलरी मिल रहा है, मतलब चार्टेड अकाउंटेंट भी है, चार्टेड अकाउंटेंट से रिलेटेड काम भी कर रहा है, और उसको सैलरी भी मिल रहा है। तो सैलरी अर्न है, तो अगर वो किसी को सैलरी अर्न कर रहा है तो इनकम फ्रॉम सैलरी समझो, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस वाला पार्ट हो गया। तो ये इन डायरेक्ट टैक्स की कैटेगरी में आता है, तो ये वाला यहाँ पे आएगा नहीं, इसलिए इसको इग्नोर करना है आपको। तो ऐसा आपको क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए लिख के दिया रहेगा। ठीक है, फिर लिखा था कोचिंग चार्टेड अकाउंटेंसी कोर्सेस लिख के दिया है, तो फिर ये भी इसके टैक्सेबल की कैटेगरी में आएगा, क्योंकि चार्टेड अकाउंटेंट है वो। तो फिर ये भी उसके टैक्सेबल में कैटेगरी में आएगा। द परचेज ऑफ स्टेशनरी फॉर ऑफिस वर्क। ओके, तो ने उसने ऑफिस वर्क के लिए उसने स्टेशनरी परचेज किया। अब जब कोई चीज़ इंसान परचेज करता है, तो परचेज करते समय उसके ऊपर किसी भी टाइप का टैक्स पे करना पड़ता है, तो ये इनपुट टैक्स हो गया। बस ये क्वेश्चन कराने का पर्पज़ यही है। तो क्वेश्चन में अगर ऐसा कुछ लिख के दिया है कि फलाना फलाने उसने ये परचेस किया, तो उसके ऊपर आपने इनपुट टैक्स पे किया रहेगा, तो फिर उसका एडजस्टमेंट किया जाएगा। बताऊंगा आपको थोड़ी देर में कैसे क्या करना है। फिर लिखा रिसीव गिफ्ट एट द टाइम ऑफ हिज मैरिज। ओके, तो ये तो अलग ही केस हो गया, मतलब शादी के टाइम पे इसको गिफ्ट मिला, तो इसका बिजनेस से रिलेटेड क्या है, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स भी अलग चीज़ में चला जाएगा, इसलिए ये भी इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड नहीं होगी। तो बोला कंप्यूट द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई ऑफ जीएसटी लाइबिलिटी मिस्टर अशोक एंड जीएसटी रेट टू बी टेकन सी जीएसटी 9%, SGST 9%, द ऑल अमाउंट गिवन आर एक्सक्लूडिंग ऑफ जीएसटी। ठीक है, तो यहाँ पे जितनी भी अमाउंट आपको लिख के दिया है, किसी के अंदर भी जीएसटी का पैसा इंक्लूड नहीं है। तो नॉर्मल जैसा अपन सम सॉल्व करते हैं वैसे ही करना है। तो आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2A। तो वही सेम जैसा अपन करते हैं, कंप्यूटेशन वैल्यू ऑफ सप्लाईज। serial number, particulars and rupees। ठीक है, तो जो जो है गिवन है वो फटाफट मैं लिख देता हूँ। पहला लिखा है रिसीव्ड फीस फॉर अकाउंटिंग वर्क। अकाउंटिंग वर्क के लिए उसने फीस वसूल किया फ्रॉम क्लाइंट से, मेन तो उसका वही काम है। तो 2,50,000 टैक्सेबल हो जाएगा। फिर दूसरा है रिसीव्ड फीस फॉर ऑडिट वर्क।
वो भी उसका मेन वही काम है, ऑडिट वर्क। फ्रॉम राम एंड कंपनी, राम एंड कंपनी, तो 1,20,000 ये भी आ जाएगा। फिर थर्ड, रिसीव्ड रेंट फ्रॉम राजू। उसने जो जो सर्विस प्रोवाइड की है वो सारी सी चीज़ें आपको इसके अंदर शामिल करनी है। राजू फॉर रेंटिंग कमर्शियल पर्पस, कमर्शियल कमर्शियल पर्पस, कितना है कमर्शियल पर्पस, 60,000, तो वो आ जाएगा। फिर नेक्स्ट, सैलरी अर्न, तो सैलरी अर्न सर्विस की डेफिनेशन के बाहर रखा गया इनडायरेक्ट टैक्स में। तो सैलरी अर्न फॉर वर्किंग एज अ लेक्चरर इन RAS डिग्री कॉलेज, वहाँ पे सर्विस तो प्रोवाइड कर रहा है लेकिन ये डायरेक्ट टैक्स का पार्ट हो गया समझो, इसलिए वो नहीं आएगा। तो फिलहाल इसको ऐसा नॉन टैक्सेबल करके लिख लो, या डैश करेंगे तो भी चलेगा। फिर आगे लिखा है कोचिंग फॉर चार्टेड अकाउंटेंसी कोर्सेज, तो अकाउंटेंसी की कोर्स के चार्टेड अकाउंटेंट कोचिंग प्रोवाइड कर रहा है, तो ये भी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो ये भी टैक्सेबल हो जाएगा। इसको सर्विस के डेफिनेशन में दिया गया है। परचेज ऑफ स्टेशनरी ऑफ ऑफिस वर्क तो नहीं आएगा, रिसीव गिफ्ट फ्रॉम वो भी नहीं आएगा, हो गया। बाकी अब टोटल, टोटल टैक्सेबल, टोटल टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई, अब टोटल कर लेता हूँ मैं इसका। तो 2,50,000 प्लस 1,20,000 प्लस 60,000 प्लस 1,40,000, तो 5,70,000 आता है। अब इसमें से अगर आपने कोई चीज़ परचेज किया रहेगा तो इसको आप उसका डिडक्शन ले सकते हो, तो माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट ऐसा लिख सकते हैं। इनपुट टैक्स क्रेडिट किस पे मिलेगा, परचेज ऑफ स्टेशनरी पे मिलेगा। यहाँ पे लिख देता हूँ आपको समझाने के हिसाब से, परचेज ऑफ स्टेशनरी, कितने का स्टेशनरी परचेज किया था, 35,000। 35,000 के ऊपर 18%, जो 9%, 9% लिख के दिया है, तो टोटल मिला के 18% हो गया, तो आता है 1 लाख, सॉरी 35,000 पे निकालना है, इंटू 18%, 6,300 आता है। माइनस कर दो, माइनस 5,70,000, तो माइनस करेंगे तो 5,63,700, तो ये मेरा आ जाएगा फाइनल नेट टैक्स लाइबिलिटी। फिर उसके ऊपर आपको GST चार्ज करना है तो चार्ज कर सकते हैं ये अमाउंट के ऊपर, तो यहाँ पीछे करके दिखा देता है कौन सा था, 6 था 9 नंबर। अब उस अमाउंट के ऊपर आपको कैलकुलेट करना तो कर सकते हैं, तो GST पेबल @CGST @9%, तो कितना है इसका वैल्यू, 5,63,700 के ऊपर 9% निकालना है। फिर SGST @9%, तो 5,63,700 के ऊपर 9% निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा 5,63,700 के ऊपर 9%, तो 5,0733 दोनों को ऐड करके लिखना है, तो ऐड करके लिखता हूँ 1,01,466 टोटल टैक्स लाइबिलिटी। बस ऐसा आपको सम को सॉल्व करना है, बाकी और कुछ नहीं। देख लो, आई होप आपको समझा रहेगा। तो इस तरह अपना आंसर आ जाएगा, और बच्चे लोग यही गलती करेंगे ऐसा, तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी है इसके अंदर, जो भी मैंने आपको बताया आपको बिल्कुल ऐसा नहीं करना है, कैलकुलेट करना।
पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आउटपुट टैक्स ये जो है, तो टोटल टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई ये जो 5,70,000 है, इसके ऊपर आपको पहले आउटपुट टैक्स निकालना पड़ेगा। फिर वो आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स माइनस करेंगे। तो हम लोग ये गलती कर देते हैं, तो ये गलती बिल्कुल मत करना। तो डायरेक्टली मैं ये क्या करूँगा, ये वाला उठा के पहले यहाँ पर ले देता हूँ। तो समझो कि कुछ नहीं है, बट बेसिकली माइंडसेट लोगों का ऐसा है। क्वेश्चन नंबर 6, टोटल टैक्सेबल सप्लाई, टोटल टैक्सेबल सप्लाईज कितना है, 5,70,000। अब इसके ऊपर पहले आपको आउटपुट टैक्स निकालना पड़ेगा, जो आपको पैसा रिसीव होता है। तो आउटपुट टैक्स तो कैसे निकालेंगे, तो पहला है CGST @9%। तो 5,70,000 का 9%, तो 5,70,000 का 9%, तो 51,300 आएगा। फिर उसी तरह SGST @9%, तो 5,70,000 का 9%, 51,300। तो टोटल आउटपुट टैक्स कितना आएगा, दोनों को ऐड करो तो इंटू 2, तो 102,600। अब इसमें से डायरेक्ट माइनस करूँगा, माइनस इनपुट टैक्स, इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो किस पे मिलेगा मुझे, परचेज ऑफ स्टेशनरी पे, मतलब कोई भी चीज़ आपने परचेज किया रहेगा उसके ऊपर आपको उसका बेनिफिट ले लेना है। तो आपने कितने का परचेज किया था, 35,000, 35,000 के ऊपर आपको अलग अलग करना है, क्योंकि यहाँ पे मैं चलो डायरेक्ट करता हूँ, इंटू 18%, डायरेक्ट ही एग्जिस्ट हो गया। 35,000 का इंटू 18%, तो 6,300 आपका इनपुट टैक्स आ गया। तो टोटल टैक्स लायबिलिटी कितनी आ जाएगी, उसमें से माइनस करो, तो माइनस 102,600 माइनस 6,300, तो 96,300। तो ये मेरा आ जाएगा नेट टैक्स लाइबिलिटी। अब इसी को फिर आपको दो पार्ट करके दिखाना है कि इसमें से CGST कितना होगा, CGST और SGST आधा कर दो, डिवाइड बाई 2। CGST होगा 48,150, और ये हो जाएगा 48,150, अगर दिखाना है तो, क्योंकि @9% है ये भी, और @9% सेम वही आता है आंसर। ऐसा करना है। लेकिन मोस्ट ऑफ द केस में बच्चे लोग ऐसा करते हैं, तो प्लीज़ बिल्कुल ऐसा मत करना, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम पे भी बहुत सारे बच्चे लोग का देखा था कि लोगों ने समय से इसको सॉल्व किया था। तो ये वाला पार्ट आपको उसके नीचे नहीं करना है, इसके ऊपर पहले आउटपुट टैक्स निकालना है, इसलिए ऐसी गलती बिल्कुल मत करना, ठीक है। फिर बाद में ये वाली भी पार्ट इसके अंदर नहीं आएगा, सीधा ये आपको करके सबको सॉल्व करना है बस, ठीक है। आई होप आपको समझा रहेगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 2B, द क्लासीफाई द फॉलोइंग एक्टिविटीज आर टैक्सेबल सप्लाई और नॉन टैक्सेबल सप्लाई करके हमें ऐसा बताना है, ठीक है। द कमीशन रिसीव्ड ऑन सेल ऑफ वीट, तो वीट तो एग्रीकल्चर हो गया इसलिए नॉन टैक्सेबल। द प्रोफेशनल एडवाइस टू हिज फ्रेंड फ्री ऑफ चार्ज, तो ये भी नॉन टैक्सेबल, फ्री में आपने सर्विस दिया। सोल्ड गुड्स टू मिस्टर कुमार ऑफ थाने, तो आपने बेचा है तो ये टैक्सेबल। होटल रूम ₹800 पर डे, पर डे ना, 800, 1,000 से कम रहेगा तो नॉन टैक्सेबल रहता है, तो ये भी नॉन टैक्सेबल हो जाएगा। द कॉलेज फीस फॉर रिकग्नाइज्ड कोर्स फ्रॉम रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, तो किसी भी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपने किसी भी टाइप का रिकग्नाइज कोर्स किया रहेगा और उसके ऊपर आपने कोई कॉलेज फीस पे किया रहेगा, तो वो भी नॉन टैक्सेबल की कैटेगरी में आता है। बस, तो अभी हमने क्या करना है, टैक्सेबल सप्लाई नॉन टैक्सेबल सप्लाई करके ऐसे डिवाइड करना है। इसको कैसे करना है अभी बताता हूँ आपको।
क्वेश्चन नंबर 2B, to computation of value of supply। इसमें तो कुछ भी नहीं है, एकदम बेसिक है। तो serial number, particulars, taxables एंड नॉन टैक्सेबल, ऐसा आपको कॉलम करना है बस। तो पहला क्या लिखा है, द कमीशन रिसीव्ड ऑन सेल ऑफ वीट। तो ये तो नॉन टैक्सेबल में आएगा, तो यहाँ पे लिख दूंगा 1,20,000। दूसरा, प्रोफेशनल एडवाइस टू हिज फ्रेंड फ्री ऑफ चार्ज। तो ये भी नॉन टैक्सेबल की कैटेगरी में आएगा, क्योंकि आपने सर्विस फ्री में दी है। नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स टू मिस्टर कुमार ऑफ थाने। तो गुड्स आपने बेचा है 67, सॉरी तो टैक्सेबल में आएगा। फिर होटल रूम्स रेंट ऑफ ₹800 पर डे, ये भी नॉन टैक्सेबल की कैटेगरी में आ जाएगा। नेक्स्ट, कॉलेज फीस फॉर रिकग्नाइज्ड कोर्सेस, तो ये भी नॉन टैक्सेबल की कैटेगरी में आ जाएगा। वो है टोटल मार्क, तो आपको आंसर आ जाएगा टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाईज। तो इसका तो एक ही आएगा 67,000, ये सबको ऐड करूँगा तो मेरा आंसर आएगा। तो 1,20,000 प्लस 10,000 प्लस 8,000 प्लस 45,000, तो 1,83,000 हो गया। और इस तरह आपकी झोली में मार्क्स आ जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं था। इसमें आपको क्या करने वाला था कि कौन कौन सी चीज़ें टैक्सेबल है उसका अलग से कॉलम बनाओ, और कौन कौन सी चीज़ें जो नॉन टैक्सेबल उसका अलग से कॉलम बनाओ, फिर फाइनल टोटल मार दिया बस। तो इस तरह का भी सम आपको आ सकता है। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट देखते और एग्जाम, फिर बाकी तो फिर हम लोग सिर्फ डिस्कशन करेंगे कि कौन सा टैक्सेबल होगा कौन सा नॉन टैक्सेबल होगा, क्योंकि सम कैसे करना वो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2C, द कविता एंड सन्स प्रॉपर्टी डीलर है, प्रोवाइड द डिटेल फॉर द फॉलोइंग एक्टिविटीज रिलेटिंग टू द मंथ अगस्त, कंप्यूट द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई एंड जीएसटी लायबिलिटी। ठीक है, तो लिख के दिया है, द कलेक्टेड रेंट फ्रॉम शॉप्स, तो शॉप से रेंट कलेक्ट किया, कमर्शियल पर्पज हो गया इसलिए टैक्सेबल। रेंट रिसीव फ्रॉम वैकेंट लैंड यूज ऑफ एग्रीकल्चर हो गया इसलिए नॉन टैक्सेबल। रेंट रिसीव रेंट फ्रॉम प्रीमाइसेस लेट अ टेम्पल ट्रस्ट, तो टेम्पल ट्रस्ट से अगर रेंट रिसीव होगा तो क्या होगा, टैक्सेबल होगा कि नॉन टैक्सेबल होगा, सोचो। तो कितना मिला अपन को, 1,50,000। तो अगर मैं इसको मंथली कन्वर्ट करूँ, 1,50,000 डिवाइड बाई 12, तो 12,500 एक महीने का मिला। ठीक है, तो टेम्पल ट्रस्ट से अगर आपको रेंट मिल रहा है, ट्रस्ट अगर आपको रेंट मिल रहा है तो बेसिकली 12,500 मतलब 10,000 के अंदर मिलना चाहिए, बट 10,000 से ज़्यादा पैसा मिल रहा है तो फिर ये भी टैक्सेबल की कैटेगरी में आ जाएगा। रेंट रिसीव फ्रॉम लैंड यूज फॉर मोना सर्कस, कमर्शियल पर्पज हो गया इसलिए टैक्सेबल। पेड स्टेशनरी एंड टेलीफोन बिल्स, ओके, तो आपने स्टेशनरी परचेज किया, टेलीफोन बिल पे किया 7,75,000, तो ये वाला आपको इनपुट टैक्स के लिए बेनिफिट मिलेगा। पेड मतलब परचेस होता है, तो आपने परचेस किया स्टेशनरी और आपने टेलीफोन सर्विस यूज़ किया तो उसके ऊपर भी तो आपने टैक्स पे किया रहेगा। तो ये वाला जो डेटा है वो आपको इनपुट टैक्स का बेनिफिट लेने के लिए काम आएगा। ठीक है,
फिर आगे हमें क्वेश्चन में क्या लिख के दिया है, रेंट रिसीव स्टोरिंग द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस तो नॉन टैक्सेबल में आता है। रेंट रिसीव फ्रॉम रेसिडेंशियल हाउस, ये भी नॉन टैक्सेबल की कैटेगरी में आता है। तो जीएसटी 9% और ये सब लिख के दिया है बस। तो वो सम को स्टार्ट करने के पहले नीचे वाला सम भी एक बार डिस्कस कर लेता है सर। तो क्लासीफाई दी फॉलोइंग एक्टिविटीज़, इसमें आपको टैक्सेबल और नॉन टैक्सेबल जैसे मैंने भी किया था वैसा करना है, जैसे डिस्कस करो बस। तो बैंक चार्जेस ऑन करंट अकाउंट, तो बैंक चार्जेस ऑन करंट अकाउंट, तो करंट अकाउंट एक बिजनेसमैन ओपन करता है, तो बिजनेसमैन का ट्रांजेक्शन लाखों करोड़ों में होता है, तो बैंक उनको छोड़ते नहीं, इसलिए वो टैक्सेबल हो जाएगा। सोल्ड रिच वॉच पॉकेट वॉचेस टैक्सेबल। शैम्पू डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री सैंपल, आपने फ्री में बांटा इसलिए नॉन टैक्सेबल। सर्विस रेंडर्ड बाय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो उनकी तो ये सर्विस डेफिनेशन की सर्विस में ही नहीं आती है, इसलिए वो आएगा ही नहीं, मतलब नॉन टैक्सेबल। द रेंटिंग प्रीमाइसेस फॉर अ रिलीजियस पर्पस, तो किसी को रिलीजियस धार्मिक कामों के लिए अगर अपने और ये कुछ मेंशन नहीं है तो समझ आना नॉन टैक्सेबल है। तो इसका मतलब इसमें से 3 नॉन टैक्सेबल है, 2 टैक्सेबल है, तो ऐसा अलग से कॉलम बना के सॉल्व कर लेंगे। अब मैं आपको ये वाला सम सॉल्व करके दिखाता हूँ, ठीक है। फॉर्मूला बना लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2C। तो इसी में कंप्यूटेशन ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाईज, तो serial नंबर particulars and rupees। जस्ट अ मिनट। तो पहला सर्विस क्या लिख के दिया है, कलेक्टेड रेंट फ्रॉम शॉप्स, शॉप से आपने रेंट कलेक्ट किया कितना, 6 लाख, टैक्सेबल है इसलिए अमाउंट लिखेंगे। नेक्स्ट है रेंट रिसीव्ड और एग्रीकल्चर, शॉर्टकट मारा मैं तो ये तो नॉन टैक्सेबल आ जाएगा। नेक्स्ट रिसीव्ड रेंट फ्रॉम प्रीमाइसेस दैट अ टेम्पल ट्रस्ट, कितना मिल रहा है, 1.5 लाख रुपया, तो टैक्सेबल है। फिर रेंट रिसीव्ड फ्रॉम मोना सर्कस, सर्कस 7,50,000। फिर पेड स्टेशनरी तो बाद में आएगा। फिर 5th नंबर पे आता है रेंट रिसीव, रेंट रिसीव्ड ऑन स्टोरिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस्ड, तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस रहता है तो वो तो नॉन टैक्सेबल ही होता है। एंड लास्ट रेंट रिसीव्ड फ्रॉम रेसिडेंशियल पर्पस, तो कोई भी रेसिडेंशियल पर्पस के लिए अगर आपने किसी को घर वर दिया है तो भी नॉन टैक्सेबल में आएगा। बस टोटल मार दो, तो टोटल टैक्सेबल सप्लाईज ये कितना आएगा, 15 लाख, साढ़े नहीं सॉरी, 1,50,000 है ना, जस्ट राइट है। अब उसके ऊपर ये हो गया, इसके ऊपर आपको आउटपुट टैक्स निकालना पड़ेगा। आउटपुट टैक्स, तो आउटपुट टैक्स में पहले CGST लिख के दिया है @9%, तो 15 लाख का वो 9% निकालना है, तो 15 लाख का अगर मैं 9% निकालूंगा तो कितना, 1,35,000। इसमें SGST भी @9%, तो 15 लाख का 9%,
तो ये भी सेम 1,35,000। टोटल करना है तो टोटल कर सकते हैं। 1,30,000, 2,70,000, 2,70,000 टोटल आउटपुट टैक्स। ये क्यों कर रहा हूँ मालूम है? क्वेश्चन में हमने स्टेशनरी परचेज किया था, इसीलिए। अगर वो नहीं लिख के दिया रहता ना तो मेरी स्टोरी यहाँ पे ख़त्म हो गई रहती। लेकिन क्वेश्चन में लिख के दिया कि परचेस ऑफ स्टेशनरी, इसलिए वो आएगा। बस आखिर है। अब इसमें से माइनस करने का इनपुट टैक्स क्रेडिट, तो क्या लिख के दिया था सेंटेंस हमें? सेंटेंस हमें लिख के दिया है, लिख के बता देता आपको। पेड स्टेशनरी एंड टेलीफोन बिल्स। तो आपने टेलीफोन की सर्विस यूज़ किया तो उसके ऊपर भी आपने जीएसटी पे किया रहेगा। स्टेशनरी भी आपने परचेज किया तो उसके ऊपर भी आपने जीएसटी पे किया रहेगा। तो जब किसी चीज़ के ऊपर आप जीएसटी पे करते हो तो वो आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट हो जाता है। तो कितने का था? 4,75,000 के ऊपर 18%। सीधा मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। तो 4,75,000 का 18%, 85,500। बस माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा फाइनल। तो 10th नंबर पे आएगा नेट टैक्स लाइबिलिटी। तो 2,70,000 में से माइनस करूँगा 85,500। तो आंसर आएगा 1,84,500। बस हो गया। अब इसी का आपको दो पार्टीशन करना है तो कर सकते हो। जैसे सी जी एस टी @9%, SGST @9%। तो इसको 2 से डिवाइड कर दो, डिवाइड बाई 2। तो पहला आएगा 90 to 250, दूसरा भी आएगा 90 to 250। बस। तो ये भी लिखो, ये भी लिखो, कुछ भी लिख सकते हैं। तो मैंने क्या किया, ये 2,70,000 में से जो टोटल आउटपुट टैक्स है इसमें से मैंने अपना इनपुट टैक्स माइनस कर दिया। फाइनल आंसर। बस ऐसे ही करना था। अब उसी तरह जो क्वेश्चन नंबर नीचे वाला है वो भी करके दिखाई देता है, लास्ट क्वेश्चन। तो आपको ओवरऑल गो थ्रू हो जाएगा, आइडिया आ जाएगा। तो देखो ये जो क्वेश्चन नंबर डी था, तो मैं इसका फॉर्मूला बना देता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2D, द कंप्यूटेशन ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई। इसमें आपको दो ऐसा कॉलम बनाना है। तो सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, टैक्सेबल और नॉन टैक्सेबल। तो पहला क्या लिखा है? बैंक चार्जेस ऑन करंट अकाउंट। तो करंट अकाउंट के ऊपर अगर आपने कोई किसी भी टाइप का बैंक चार्जेस पे किया तो वो टैक्सेबल होता है। ठीक है। नंबर 2, सोल्ड रिस्ट वॉचेस एंड पॉकेट वॉचेस। ये तो आपने धन बिजनेस किया है तो ये तो टैक्सेबल ही होगा। तो 1,20,000। कोई भी टाइप अगर आप चीज़ बेचते हो तो टैक्सेबल होता है। शैम्पू और डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल। अब फ्री में बेचा है तो पैसा थोड़ी आपको मिल रहा है, नॉन टैक्सेबल। तो 50,000 नॉन टैक्सेबल की कैटेगरी में आ जाएगा। नेक्स्ट, सर्विसेज रेंडर्ड बाय एमपी। तो एमपी की जितनी भी सर्विसेज रहती है वो सर्विसेज की डेफिनेशन में नहीं आता है, तो नॉन टैक्सेबल। रेंटिंग प्रीमाइसेस फॉर रिलीजियस पर्पस, ये भी नॉन टैक्सेबल। 9,000 हो गया। टोटल मार देंगे।
टोटल तो ये आ जाएगा 1,32,000। फिर ये 50,000 प्लस 35,000 प्लस 9,000, ये आ जाएगा 94,000 टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई। बस इस तरह आपको सम को सॉल्व करना है। तो ऑलमोस्ट मैंने आपको बता दिया, बस ऐसा करो, आपकी झोली में मार्क्स मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट सिर्फ अब हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे वो सिर्फ डिस्कशन करेंगे, बाकी और कुछ नहीं है। ठीक है। सम करने का तरीका तो मैंने आपको बता दिया, तो सारे सम आपको ऐसे ही करना है। तो देखो क्या लिखा कि मिस्टर विजय इज अ इंजीनियर, प्रोवाइड यू दी फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। तो पहला लिखा है रिसीव्ड फीस, फीस मिल रहा है फॉर एडवाइस इन रिलेशन सेटिंग अप इंस्टीट्यूट। तो इंस्टीट्यूट को सेटअप कैसे किया जाता है उसके लिए मैंने एडवाइस दिया। तो आप किसी को भी एडवाइस दे रहे हो, दो पैसा कमा रहे हो, वो टैक्सेबल हो जाएगा। रिसीव्ड फीस फॉर प्रोफेशनल एडवाइस टू हिज फ्रेंड, तो आपने अपने फ्रेंड को दो, किसी को भी आप सजेशन प्रोवाइड करो और उससे कुछ पैसा वसूल करो, तो आप दो पैसा कमा रहे हो तो टैक्सेबल हो जाएगा। फीस रिसीव टेक्निकल असिस्टेंस इन सॉफ्टवेयर, तो आईटी की जितनी भी सर्विसेज रहती है सब टैक्सेबल होती है, तो ये भी टैक्सेबल हो जाएगा। प्रोफेशनल एडवाइस टू हिज फ्रेंड फ्री ऑफ चार्ज, ओके, फ्री में आपने सर्विस दी है तो इसलिए नॉन टैक्सेबल हो जाएगा। द रिसीव्ड फीस फॉर कंसल्टेंसी सर्विसेज इन नेटवर्किंग, तो ये भी आईटी से रिलेटेड हो गया इसलिए ये भी टैक्सेबल हो जाएगा। द सैलरी रिसीव फ्रॉम एम्प्लॉयर अ पार्ट ऑफ द जॉब, तो ये इनकम फ्रॉम सैलरी वाला पार्ट हो गया, तो इसलिए वो डायरेक्ट टैक्स मतलब इनडायरेक्ट टैक्स में आता है, नहीं वो डायरेक्ट टैक्स में आता है, इसलिए नॉन टैक्सेबल, मतलब ये सर्विस के डेफिनेशन में नहीं आता है, समझो यहाँ पे। फिर आगे लिखा द परचेज ऑफ स्टेशनरी फॉर ऑफिस वर्क, तो ऑफिस वर्क का जॉब कर रहा था तो मैंने स्टेशनरी परचेज किया, तो अगर मैं स्टेशनरी परचेज करूँगा तो इसके ऊपर मुझे इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट मिलेगा। इनपुट टैक्स का क्या मिलेगा, मुझे बेनिफिट मिलेगा। तो जैसे अभी मैंने सम सॉल्व कराया था आपको, वैसे ही आपको ये सम को सॉल्व करना है। मैं भी सॉल्व नहीं करूँगा, जस्ट मैंने आपको जैसा बताया वैसा करना। देखिए यहाँ पे ये फिर मैंने आउटपुट टैक्स निकाला, फिर आउटपुट टैक्स में से फिर मैंने इनपुट टैक्स लेस किया, जैसे अभी यहाँ पे किया था ना, इनपुट टैक्स पेड स्टेशनरी एंड टेलीफोन बिल, ऐसा माइनस करके फिर आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इस तरह आपको ये सम को सॉल्व करना है। ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन है बस। अब इसमें आपको बोला टैक्सेबल और नॉन टैक्सेबल करके आपको फॉर्मेट बनाना, जैसे मैंने यहाँ पे आपको बना के दिखाया था। तो देखो सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, टैक्सेबल नॉन टैक्सेबल वाला करके, जैसे ये सम सॉल्व किया था ना, वैसे आपको ये सम को भी सॉल्व करना है। ठीक है। बस डिस्कस करेंगे कौन सा टैक्सेबल कौन सा नॉन टैक्सेबल होगा। द रेम्यूनरेशन रिसीव्ड एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने सर्विस प्रोवाइड कर उसके ऊपर रेम्यूनरेशन रिसीव्ड हुआ, तो उसकी वो सर्विस की डेफिनेशन में नहीं आता, इसलिए नॉन टैक्सेबल हो जाएगा। रॉयल्टी रिसीव फ्रॉम परमानेंट ट्रांसफर ऑफ ट्रेडमार्क, तो आपने ट्रेडमार्क को सेल किया, सेल किया, दो पैसा कमाया, तो गवर्नमेंट उधर टैक्स मांगने के लिए आ जाएगी, इसलिए टैक्सेबल। द कोचिंग इन रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़, तो कोचिंग की जितनी भी सर्विसेज रहती है वो टैक्सेबल होती है, लेकिन रिक्रिएशनल लिख के भी है, रिलेशन टू आर्ट, डांसिंग, सिंगिंग, अगर इस टाइप की कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो तो वो नॉन टैक्सेबल की कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट स्पीड पोस्ट सर्विस, अपने सर्विस लिया स्पीड पोस्ट का, तो उसके ऊपर आपको टैक्स पे करना ही है, टैक्सेबल। रेंट रिसीव फॉर रेसिडेंशियल हाउस, तो रेसिडेंशियल हाउस तो नॉन टैक्सेबल होता है। रिसीव फ्रॉम सप्लाई ऑफ फार्म लेबर, तो आपने किसी किसान को फार्म लेबर प्रोवाइड किया तो किसान की हेल्प करो तो नॉन टैक्सेबल। कुरियर सर्विसेज, जितनी भी टाइप की कुरियर सर्विसेज होती है, बेसिक मेल सर्विस को छोड़ के, कुछ चार पांच नाम है जो मैंने आपको बताया था, बस वो याद रखना, बाकी सब सर्विसेज टैक्सेबल है, तो ये भी टैक्सेबल में आ जाएगा। द टोल रिसीव फ्रॉम हाईवे ऑफ मुंबई टू पुणे, तो ये तो नॉन टैक्सेबल की कैटेगरी में आता है, बट इसके ऊपर कमीशन रिसीव होगा तो टैक्सेबल हो जाएगा, तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको समझाया था। सोल गुड्स टू नागेश मिस्टर नाशिक, तो अपने गुड्स बेचा, पैसा कमाया, टैक्सेबल। फिर रेंटिंग ऑफ इमोबल प्रॉपर्टी टू कमर्शियल कोचिंग सेंटर, तो रेंटिंग कमर्शियल कोचिंग सेंटर, तो ये भी टैक्सेबल हो जाएगा। बस, तो जो जो टैक्सेबल है, जो जो नॉन टैक्सेबल है, उसका अलग से कॉलम बना के टोटल मार के छोड़ देना बस। तो इस तरह आपको लिविंग एंड कलेक्शन का टैक्स का सम को सॉल्व करना है।
आई होप आपको समझा रहेगा। ठीक है, थैंक यू।